अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन विद अशफाक अहमद। आज की ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम कुछ बेसिक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिनको नॉर्मली हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहते हैं, लेकिन वो सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अगर हम उनके दरमियान के जो डिफरेंसेस हैं उनको समझ पाएंगे तो उनके प्रॉपर यूज़ को हम समझ पाएंगे। तो चलते हैं उन कॉन्सेप्ट्स की तरफ जिनमें हमें चार चीज़ें डिस्कस करनी हैं। एक हाइपोथेसिस, सेकंड थ्योरी, थर्ड प्रिंसिपल, फोर्थ लॉ। ये चार चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। होपफुली एट द एंड ऑफ वीडियो you will be able to identify the differences between all these four things, and you will use each of the concepts according to their need. सबसे पहले हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो हाइपोथेसिस की डेफिनेशन हम इस तरह से लेते हैं कि a supposition or proposed explanation made on the basis of limited evidence as a starting point for the further investigation, or it may also be defined as a tentative assumption made in order to draw out and test its logical or empirical consequences. हाइपोथेसिस असल में एक सपोजिशन, प्रोपोजिशन या अजम्पशन का नाम है जो कि हम किसी भी स्टडी को कंडक्ट करने के लिए एट द स्टार्ट ले रहे होते हैं। इनफैक्ट हर नॉलेज रिसर्च के थ्रू गेन होती है और रिसर्च की स्टार्टिंग पॉइंट हाइपोथेसिस होता है। तो जब भी कोई रिसर्च कंडक्ट की जानी होती है तो हम सबसे पहले एक हाइपोथेसिस, एक अजम्पशन बनाते हैं कि इस लिमिटेड स्टडी की बेसिस पे हम ये कंक्लूड करते हैं कि इसमें से इस किस्म के रिजल्ट्स मिल सकते हैं, या ये जो भी चीज़ है उसका बिहेवियर इस तरह का हो सकता है, या इस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ इस तरह से हो सकती हैं। जो भी आप अज्यूम करते हैं, प्रपोज करते हैं या सपोज करते हैं, वो हाइपोथेसिस कहलाता है। हाइपोथेसिस हैज़ equal chances to be validated after the study or invalid after the study. ऐसे नहीं होता कि सारे हाइपोथेसिस जो हैं वो करेक्ट हों, हो भी सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हाइपोथेसिस गलत हो। जिस तरह से 2019 के एंड में कोरोना वायरस कोविड-19 उसका ब्रेकआउट हुआ चाइना में। लिमिटेड रिसर्च की बेसिस पे उसके बारे में काफ़ी सारी बातें सामने आईं, जिनमें से एक बात ये भी थी कि दिस वायरस इज़ नॉट एयरबॉर्न। तो ये हवा के ज़रिए जो है मुंतकिल नहीं हो सकता। ये चीज़ लिमिटेड स्टडी की बेसिस पे पहले सामने आई कि हवा के ज़रिए इसकी मुंतकली नहीं मुमकिन। लेकिन जैसे हमारे पास डेटा बढ़ी तो मई 2020 में हमें ये पता चला कि नहीं, ये जो वायरस है दिस इज़ एयरबॉर्न, एयर के थ्रू मुंतकिल हो सकता है। तो इसका मकसद है जो हाइपोथेसिस अर्ली स्टेज पे अज्यूम किया गया
वो गलत हो गया, वो इनवैलिडेट हो गया। जैसे ही एक हाइपोथेसिस इनवैलिडेट होता है तो उसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस वैलिडेट हो जाता है। तो हाइपोथेसिस हमेशा किसी भी किस्म की रिसर्च, किसी भी किस्म की स्टडी के लिए जो इनिशियल चीज़ आप सोचते हैं उसे हाइपोथेसिस कहा जाता है। दूसरी चीज़ है थ्योरी। थ्योरी को अगर हम डिफाइन करें तो थ्योरी इज एन आइडिया, बिलीफ or a system of ideas or belief based on a large number of observations or experiments intended to explain something। या इसको इस तरह से भी बयान कर सकते हैं, a plausible or scientifically acceptable general rule or body of rules offered to explain a phenomena। किसी भी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए आप जो आइडियाज देते हैं, आप जो बिलीफ डिस्कस कर रहे होते हैं या सिस्टम ऑफ बिलीफ्स डिस्कस कर रहे होते हैं, उन सब को हम थ्योरी कहते हैं। बट कीप इन माइंड कि ये जो भी आइडियाज और बिलीफ होते हैं दैट आर वेल जस्टिफाइड एंड बेस्ड ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। ऐसे नहीं कि आपने एक एग्जाम्पल को एक बार ऑब्जर्व किया, उसके बाद आपने कोई एक स्टेटमेंट जारी कर दिया और उसे हम थ्योरी कहेंगे। नेवर। थ्योरी के लिए लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद अगर वो कॉन्सेप्ट जो आप, वो आइडिया, वो बिलीफ जो आप शेयर कर रहे हैं, वो उन सब की बेसिस पे वैलिडेट हो रहा है, देन इट इज said to be a theory or a part of theory। मतलब अगर आप कोई हाइपोथेसिस ही दे रहे हैं लेकिन वो वैलिडेट हो जाता है और इन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टडीज अगर उसकी वैलिडेशन आ जाती है, देन दिस इज सेड टू बी अ थ्योरी। तो उसे हम थ्योरी का नाम दे देते हैं। तो वही स्टेटमेंट होगा या कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, लेकिन जब वो वेरीफाई होगा लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स के थ्रू तो हम उसे थ्योरी का नाम दे देते हैं। हाइपोथेसिस और थ्योरी के दरमियान डिफरेंस क्या हुआ फिर? हाइपोथेसिस और थ्योरी के दरमियान जो डिफरेंस है वो हम अब स्टडी कर रहे हैं कि हाइपोथेसिस क्या होगा, लिमिटेड डेटा पे बेस्ड होगा, जबकि थ्योरी लार्ज डेटा पे बेस्ड होती है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं। हाइपोथेसिस प्रूव्ड चीज़ नहीं होती, अगर वो प्रूव भी हुई होती है तो वो किसी एक दो या लिमिटेड जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसमें प्रूव्ड होती है। लेकिन थ्योरी इज अ वाइडली एक्सेप्टेड बिलीफ। वाइडली एक्सेप्टेड बिलीफ होता है थ्रू दी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस आर एक्सपेरिमेंट्स। हाइपोथेसिस के लिए प्रॉबेबली रॉन्ग और राइट, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। थ्योरी रेयरली रॉन्ग, मोस्ट लाइकली टू बी वैलिड। ऐसा नहीं कि थ्योरीज रिजेक्ट नहीं होती, थ्योरीज रिजेक्ट भी होती हैं, लेकिन अगर हाइपोथेसिस और थ्योरी का मवाजना किया जाए तो अगर 100 में से 50 हाइपोथेसिस वैलिडेट हो रहे हैं, 50 इनवैलिडेट हो रहे हैं, तो उसके मुकाबले में जो थ्योरीज होती हैं वो 90% से अबो जो हैं वो वैलिडेटेड रहती हैं, लेकिन कुछ उनकी परसेंटेज जो है वो आगे चल के रिसर्च बेहतर होने की वजह से फिर
पुरानी थ्योरीज जो है ना वो इनवैलिडेट भी हो जाती हैं। तो मतलब अगर इन दोनों का मवाजना हम करते हैं तो hypothesis is more likely to be wrong as compared to the theories. नेक्स्ट चीज हमारे पास दैट इज लॉ। लॉ को अगर डिफाइन किया जाए तो लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट deduced from observations to the effect that a particular natural or scientific phenomena always occurs in a certain conditions are present. Or it may also be defined as a statement of an order or relation of phenomena that so far is known as invariable under the given conditions. लॉ क्या होता है? लॉ एक स्टेटमेंट है जो कि आप ऑब्जर्वेशन से या एक्सपेरिमेंट से डिड्यूस करते हैं, और वो किस चीज़ को डिफाइन कर रहा होता है? किसी भी नेचुरल फिनोमेना को अंडर द गिवन सर्टेन कंडीशंस डिफाइन कर रहा होता है कि अंडर दीज कंडीशंस इन इन जो भी चीज़ें हैं इनके दरमियान, या ऐसा कह रहे हैं कि जो भी वेरिएबल्स मौजूद हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या हो सकता है। उस रिलेशनशिप को बताने वाली जो भी स्टेटमेंट होती है दैट इज नेम्ड एज लॉ। उसे हम लॉ का नाम देते हैं। लॉ को देखा जाए तो लॉ इज अ वेरी रिजिड थिंग, उसके अंदर किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। लॉ एक रिजिड कॉन्सेप्ट होता है जो कि बिल्कुल उसी तरह से बयान कर रहा होता है। थ्योरी और लॉ को अगर आप देखें तो थ्योरी भी कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर रही होती है, नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेनेशन दे रही होती है, लेकिन लॉ जो है उसको एक स्टेटमेंट के अंदर बयान कर रहा होता है कि ये क्या है, आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें थ्योरी और लॉ का, तो थ्योरी और लॉ के कंपैरिजन में हम पहली पॉइंट ये डिस्कस कर रहे हैं कि थ्योरी डिफाइंस हाउ एंड व्हाई। जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट देखें और वो ये देखें कि ये बयान कर रहा है कि ये किस तरह से चीज़ हो रही है और क्यों हो रही है, तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट, ये एक्सप्लेनेशन, इसको हम कहेंगे थ्योरी। अगर उसका फोकस ये हो कि ये चीज़ क्या है, किस फार्मूला से हम मेजर कर सकते हैं, तो आप उसको कहेंगे कि दिस इज द लॉ। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ। अगर आप इसको इस तरह से लें कि जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, वो क्या डिफाइन करता है? वो डिफाइन करता है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द मास ऑब्जेक्ट्स। इसका मकसद है ये सिर्फ व्हाट को डिफाइन कर रहा है कि ये है क्या। लेकिन अगर आप कोई कॉन्सेप्ट, कोई थ्योरी, मतलब कोई बिलीफ ले रहे होंगे जो कि ये बयान कर रहा हो कि वो फोर्स क्यों है और वो फोर्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक कैसे मुंतकिल हो रही है, तो ये लॉ डिफाइन नहीं करता, ये काम थ्योरी का है, तो वो चीज़ थ्योरी कहलाएगी। सो इन दिस वे दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। या आप इनको इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर लें कि अगर आप कहें कि लॉ इज अ प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आप लिखते भी हैं, देखते भी हैं, आपको पता है प्रोग्रामिंग का। अगर कोई एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है किसी भी लैंग्वेज का, तो वो प्रोग्राम लॉ है, और जो उसमें आप इंडिविजुअल कमांड्स देते हैं कि वो किस तरह से जाके काम कर रहा होगा, तो वो कमांड्स जो हैं वो थ्योरी है। या आप एक और एग्जांपल ले लें
कि अगर एक गेम, जो आप कोई भी गेम खेल रहे होते हैं, वो गेम लॉ है, तो गेम के जो रूल्स हैं, गेम की जो बेसिक फ्रेमिंग है, वो आपके पास थ्योरी है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ. जो थ्योरी होती है लीस्ट फ्लेक्सिबल, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिस तरह से हमने कहा कि वो चेंज हो सकती है, मॉडिफाई हो सकती है. लेकिन लॉ इज अ क्वाइट रिजिड. लॉ बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के बाद बनते हैं, और वो जो लॉ है दैट इज़ वेरी रिजिड, उसमें किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. जैसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल जो लॉ है वो प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के साथ फोर्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है, और इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ जो उसका रिलेशनशिप है दैट इज़ इनवर्स. तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस कोई कर दें कि जो आर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है वो स्क्वायर वाला नहीं है, 2.1 का है, तो ये मुमकिन नहीं है. लॉ इज़ क्वाइट रिजिड, उसमें किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. द नेक्स्ट थिंग इज प्रिंसिपल. प्रिंसिपल की अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो अ फंडामेंटल ट्रूथ आर प्रोपोजिशन दैट सर्व एज the foundation for a system of belief or behavior for a chain of reasoning, or it may also be defined as a general scientific theorem or law that has numerous applications across a wide field. प्रिंसिपल को आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि ये भी एक साइंटिफिक थ्योरम है, लॉ है या रूल है, जो कि किसी भी चीज़ के बिहेवियर को रीजनिंग के साथ डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो ये रीजनिंग के थ्रू आपको बता रहा होता है कि ये चीज़ क्या है. प्रिंसिपल एक बिलीफ का नाम है, जो कि फाउंडेशन है, जो कि बेसिस होता है, बुनियाद होता है किसी भी किस्म की जो फर्दर एक्सप्लेनेशन होती है उसके लिए. यहाँ पे मैं आपको इस तरह से बताता चलूँ कि हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात की. अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आप सिर्फ स्टेटमेंट को यहाँ तक लें कि एवरी मास ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर मास ऑब्जेक्ट, सो दिस इज द बेसिक फैक्ट. जब ये बेसिक फैक्ट है तो इस बेसिक फैक्ट को जो आपने फाइंड आउट किया, साइंटिफिक जो आपने एक फाइंडिंग ली, इसको आप कहेंगे कि दिस इज द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है. लेकिन अगर आप उसको लेके जाते हैं इस तरह से कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन देम, तो अब ये आपके पास लॉ बन जाता है. प्रिंसिपल और लॉ में ये भी फ़र्क है कि प्रिंसिपल आपको थियोरेटिकल वे में किसी चीज़ को एक्सप्लेन करके दे रहा होता है इन अ जनरल वे, वो स्पेसिफिकली किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता, बहुत रिजिड होने नहीं जा रहा होता. तो प्रिंसिपल किसी भी चीज़ को जनरली एक्सप्लेन कर रहा होता है. या आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है, जो थ्योरी के अंदर हर एक रूल है, हर एक बिलीफ है, वो हर एक बिलीफ जो है वो प्रिंसिपल है. जिस तरह से मैं यहाँ पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात कर दूँ कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में आप डिफरेंट जो अजम्पशन है वो पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, दिस इज़ अ प्रिंसिपल, दिस इज़ अ रूल, दिस इज़ अ बेसिक फैक्ट.
तो फिर आप कहते हैं कि हर मॉलिक्यूल की जो साइज है उसका ऑर्डर ये होगा, दिस पॉइंट इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल। तो ये ईच एंड एवरी जो रूल है, दिस इज प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल जस्ट आपको थ्योरेटिकली ज़्यादा फोकस करके किसी चीज़ को बता रहा होता है। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं कि जो प्रिंसिपल होता है उसमें इक्वेशन नहीं आ सकती, इक्वेशन होती है, लेकिन जिस तरह से आप देखते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, उसमें इक्वेशन मौजूद है। पास्कल्स प्रिंसिपल है, उसमें इक्वेशन मौजूद नहीं। तो ये ज़रूरी नहीं कि इक्वेशन ना हो या इक्वेशन हो, लेकिन इट अवॉइड्स एक्सटेंसिव मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल के अंदर वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो रिजिड नहीं कर रहा होता चीज़ों को, वो जनरली जो जनरली एक्सप्लेन कर रहा होता है, स्पेसिफिकली नहीं एक्सप्लेन कर रहा होता। अब इनका डिफरेंस अगर हम देखें तो प्रिंसिपल और लॉ के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है? तो फर्स्ट डिफरेंस यही होता है कि लॉ इज़ क्वाइट रिजिड और प्रिंसिपल जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। जिस तरह से आप देखें कि जो लॉ है जिसका हमने जिक्र किया कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ है, वो जो बात कर रहा है वो मासेस के दरमियान वाले फोर्स की बात कर रहा है, और वो हमेशा, चाहे आप कोई से भी दो ऑब्जेक्ट ले लें, उनके लिए सेम बात कर रहा होगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल को देखें तो वो फ्लेक्सिबल है। जिस तरह से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि उसमें मोमेंटम की अनसर्टेनिटी और पोजीशन की अनसर्टेनिटी की प्रोडक्ट एच बार के इक्वल होगी या उससे ज़्यादा होगी। तो एक चीज़ की अनसर्टेनिटी आप कम करेंगे, दूसरे की अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। ये माइक्रो सिस्टम के लिए तो बिल्कुल वैलिड है, लेकिन मैक्रो के लिए उतना वैलिड नहीं है। तो इसका मकसद है ये फ्लेक्सिबल है, उतनी रिजिड बात नहीं कर रहा होता। उसके बाद जो लॉ है दैट इज़ पर्टिकुलर, लेकिन जो प्रिंसिपल होता है वो इन जनरल होता है। और लॉ के अंदर मैथमेटिकल फार्मूलेशन ज़रूर होती है। रेयरली कुछ ऐसे लॉज होंगे जिसके अंदर आपको मैथमेटिकल फार्मूला ना मिल रहा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द लॉज में आपको मैथमेटिकल फार्मूलेशन मिलेगी। प्रिंसिपल के अंदर रेयरली आपको मैथमेटिकल फार्मूला मिलेंगे, वो भी सिंपल से, लेकिन मोस्टली उसमें मैथमेटिकल फार्मूला नहीं होते। सो दिस इज़ द डिफरेंशिएशन बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। आपको इस वीडियो में हाइपोथेसिस, थ्योरी, प्रिंसिपल, लॉ, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई और उनके डिफरेंसेस के बारे में जो है ना इन्फॉर्मेशन शेयर की गई। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। फॉर फर्दर वीडियोस स्टे ट्यून्ड एट एजुकेशन ऑनलाइन विद इशफाक अहमद।